हाय एवरीवन, मैं रॉबिन आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी एसएससी सीएचएसएल 2020 एग्ज़ाम की इस रिवीजन सीरीज़ में। थोड़ा सा लेट हो गया, सॉरी फॉर दैट। तो हमने अभी तक पहला जो पार्ट डिस्कस किया था वहां पर हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानने की कोशिश करी थी कि जब भी कोई संविधान या फिर कोई भी चीज़ होती है तो वहाँ पर एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होता है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड यानी कि कोई ऐसी चीज़ें जिससे हमारे संविधान पर आज के टाइम पर कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस रहा है। तो वो सभी चीज़ें हमने पहली क्लास में जानी। नाउ इन दिस सेशन हम बढ़ेंगे आगे अपने इस रिवीजन सेशन को लेकर, जहाँ पर हम बात करेंगे हमारे भारतीय संविधान के फीचर्स को। तो फटाफट से स्टार्ट करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आपको इसे लाइक करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है। तो देखिए, हमारी जो गवर्नमेंट है, अगर मैं आपसे बात करूं हमारे संविधान के फीचर्स की, तो एक 3 टियर गवर्नमेंट बनाती है। जहां पर पहला पार्ट आपके सामने आता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट का, और उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है पंचायती राज गवर्नमेंट। तो हमारा जो संविधान है वो हमारी गवर्नमेंट को 3 टियर गवर्नमेंट में विभाजित करता है कि भी शासन किस तरीके के तर बाई तर पर अपनाया जाएगा, फॉर्म किया जाएगा, इम्प्लीमेंट कराया जाएगा। दूसरा पॉइंट है कि जो हमारा संविधान है वो सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ओरिजिनली अगर हम बात करें, जो हमारा प्रियम्बल है उसके अंदर 395 आर्टिकल दिए गए थे, जिन्हें टोटल 22 पार्ट में डिवाइड किया गया और 8 शेड्यूल्स में डिवाइड कराया गया। जबकि जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है ओरिजिनली कंसिस्ट करता है सिर्फ 7 आर्टिकल्स से। तो यहाँ पर मैं बात करता हूँ हमारे संविधान के एक फीचर में, जहाँ पर आपको पता है कि भाई दुनिया का सबसे बड़ा लिखित जो संविधान है वो हमारे देश का है। उसके बाद हम आते हैं तीसरे पॉइंट पर, जब आपको ये बताया जाता है कि जो हमारा संविधान है वो हमारे यहाँ पर फेडरल सिस्टम की स्थापना करता है, जहाँ पर यूनिटरी बायस में हम काम करते हैं। यानी कि जो इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे हमारे फेडरेशन के, वो क्या क्या होंगे। मिनिमम 2 टियर ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए, जैसे कि हमारे यहाँ पर 3 टियर है, जो कि मैंने अभी आपको पीछे बताया। जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमें फेडरेशन के फॉर्म करते हुए स्थापित करना है कि भाई यहाँ पर आपका सेंटर रहेगा, यहाँ पर स्टेट रहेंगे, और इस तरीके से आपका पावर का विभाजन वहाँ पर दिखेगा। जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी सुप्रीमेसी रहनी चाहिए। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है आपका, रिजिडिटी आपकी कॉन्स्टिट्यूशन की होनी चाहिए, और उसके साथ साथ जो आपका जुडिशरी हो उसकी कार्यवाही जो भी हो वो इंडिपेंडेंट हो। उसके बाद जो हम बात करते हैं हमारे संविधान के, तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा नंबर में आपको यूनिटरी या फिर नॉन फेडरल फीचर्स भी मिलते हैं, जैसे कि सेंटर को स्ट्रॉन्ग बनाया गया है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, सिंगल सिटीजनशिप का यहाँ पर प्रावधान है, ऑल इंडिया सर्विसेज यहाँ पर आपको मिलती हैं, इमरजेंसी कैसे लगाई जाएगी वो सारे प्रोविजंस आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं। तो इसी तरीके से हम कह सकते हैं जो भारत का संविधान है उसे डिस्क्राइब किया गया है कि वो फेडरल है इन फॉर्म, लेकिन यूनिटरी है इन स्पिरिट, और इसी को हम बोल देते हैं क्वासी फेडरल। और किसके द्वारा इसे कहा गया है? केसी वियरे। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि किस तरीके से हम अपनी इन चीज़ों को देखते हैं और किस तरीके से ये सारी चीज़ें आपके लिए यहाँ पर बन जाती हैं। चौथा पॉइंट आता है कि हमारे यहाँ जो संविधान है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाता है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का कहने का अर्थ क्या है, उसके फीचर्स को जानकर ही आपको यहाँ पर पता चलेगा कि यहाँ पर हम बात करते हैं नॉमिनल और रियल एग्जीक्यूटिव्स, यानी कि जो लोग नॉमिनल और रियलिटी में एग्जीक्यूटिव्स यानी कि जो भी चीज़ें वहाँ पर बनती हैं उन्हें एग्जीक्यूट करते हैं। मेजॉरिटी जो भी पार्टी में रहती है उसका रूल रहता है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, यानी कि पूरे के पूरे कैबिनेट्स होते हैं जहाँ पर कलेक्टिव लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाती हैं कि किस तरीके से एग्जीक्यूट किया जाएगा लेजिस्लेचर के यहाँ पर द्वारा। जो लीडरशिप होती है वो प्राइम मिनिस्टर होती है, और अगर स्टेट की बात करें तो वो चीफ मिनिस्टर को दी जाती है। अगर मैं लोकसभा की बात करूं तो उसको डिसॉल्व करने का भी यहाँ पर बात कही जाती है। अगर आपके पास मेजॉरिटी है तो आप सत्ता में हैं, अगर आपके पास मेजॉरिटी नहीं है तो आप सत्ता से बाहर हैं। उसके बाद पांचवा पॉइंट देखिए, यहाँ से मैं आपको निकाल सकता हूँ कि हमारे पार्लियामेंट्री सोवरेन एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी को सिंथेसिस किया गया है, यानी कि उसको माना गया है कि भाई हाँ, पार्लियामेंट्री की सोवरेनिटी आपको बनाकर रखनी है, जुडिशरी सुप्रीमेसी आपको बनाकर रखनी है। इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी आपकी यहाँ पर मिलेगी। फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़ दोनों को ही यहाँ पर रखा गया है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कि भाई किस किस तरीके के नियम आपके अलग अलग चीज़ों में स्थापित करे जाएंगे, जो कि एक्चुअली में आपके काम को और ज़्यादा ईजी और रिजिड बनाते हैं। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज या फिर हम एक सिंगल सिटीजन का के यहाँ पर प्रावधान रखते हैं। इमरजेंसी किस तरीके से, ये सभी पोजिशन भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। कैसे कैसे क्या मतलब काफ़ी चीज़ों से हमने अब अलग अलग सोर्सेज से सारी चीज़ों को ड्रॉ किया है।
और जो ब्लेंड है आपकी रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी के में, उसको भी हम यहाँ पर देखते हैं कि भाई वहाँ पर रिजिड भी चीज़ें मिलेंगी और कुछ कुछ चीज़ों में आपको फ्लेक्सिबिलिटी हमारे इसमें देखने के लिए मिलेगी। अब देखिए हम आते हैं आगे की चीज़ों में कि भाई यूनिटरी फीचर्स हमारे भारतीय संविधान के क्या हैं। पहले पॉइंट से अगर मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करूँ कि जो स्टेट्स हैं जिनके पास अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, जैसे कि आपने यूएसए में देखा होगा कि वहाँ पर हर स्टेट के पास अपने काम करने के तरीके के लिए अलग अलग संविधान होते हैं। और ऑस्ट्रेलिया, जहाँ पर जो स्टेट्स हैं उनके पास अपना कॉन्स्टिट्यूशंस हैं अलग अलग तरीके से। तो लेकिन यहाँ पर अगर हम अपने भारत की बात करें तो वहाँ पर उनका स्टेट्स को कोई भी इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन नहीं दिया गया है। आपको मेनली काम करना पड़ेगा उस फेडरल स्ट्रक्चर के हिसाब से कि जो यूनियन है वहाँ से आपको कौन कौन सी पावर का यूटिलाइजेशन दिया गया है। उसके बाद सिंगल सिटीजनशिप आपको भारत में मिलती है, जबकि यूएसए ऑस्ट्रेलिया में डबल सिटीजनशिप का प्रावधान है। पार्लियामेंट अपने टेरिटोरियल जो एक्सटेंट हैं उनको चेंज कर सकती है, किसी भी स्टेट में इंटरफेयर कर सकती है किसी के कंसेंट के बिना। तो यहाँ पर हमारी पार्लियामेंट को वो सारे अधिकार मिलते हैं, क्योंकि हर पार्लियामेंट का प्रतिनिधि अलग अलग जगह से चुनकर ही आया हुआ होता है। पार्लियामेंट की खुद की एक एग्जीक्यूटिव कंट्रोल होती है यूनियन लिस्ट में। आपको पता होगा 3 लिस्ट यहाँ पर डिफाइन करी जाती हैं कि किस पर यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट हैं, कैसे स्टेट लिस्ट है और कहाँ पर कॉमन सब्जेक्ट जिन्हें हम दोनों ही के अंदर ही उनकी पावर वेस्टेड मानते हैं। उसके बाद विद द कंसेंट जब भी हम कहीं भी कोई भी रूल अपनाते हैं, जैसे कि राज्यसभा की अगर मैं बात करता हूं तो वहां पर 2/3 मेजॉरिटी की कंसेंट के साथ आप पार्लियामेंट के लॉज को किसी भी सब्जेक्ट पर रखते हुए उन्हें अमेंड या फिर ऑथराइज कर सकते हैं, जो कि आर्टिकल 249 आपको ये अधिकार देता है। ये सारे आर्टिकल्स को भी अभी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। अगर देखिए कभी भी नेशनल इमरजेंसी आती है तो पार्लियामेंट के पास ये राइट होता है कि वो लॉ बना पाए उन सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी आपको वहाँ पर देखने हैं कि कौन कौन से जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें आपको क्या क्या चेंजेस करने हैं, ये सभी चीज़ें। अगर किसी भी रिक्वेस्ट को देखा जाए, अगर किसी भी 1 या 2 स्टेट से ये रिक्वेस्ट आए तो इस आधार पर पार्लियामेंट उन पर्टिकुलर स्टेट सब्जेक्ट पर भी अपना वहाँ पर हस्तक्षेप कर सकता है। पार्लियामेंट अलग अलग लॉ बना सकता है स्टेट लिस्ट के अंदर भी, ताकि जो भी इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हैं उनको कंप्लाई कराया जा सके। अगर ऐसी कोई कंडीशन आती है कि प्रेसिडेंट का रूल किसी स्टेट में लगाया जाता है तो वो सभी पावर्स जो भी स्टेट लेजिस्लेचर से पास होती हैं वो सीधी सीधी आपकी शिफ्ट हो जाती हैं पार्लियामेंट की तरफ, जो कि आपको आर्टिकल 356 यानी कि स्टेट इमरजेंसी जिसे हम प्रेसिडेंट रूल बोलते हैं। उसके बाद गवर्नर जो भी स्टेट का होता है वो अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। एंड जो गवर्नर होता है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है स्टेट लेजिस्लेचर को, वो सीधा सीधा अपने हिसाब से काम करता है। उनके पास वो नॉमिनल हेड वाली स्टेट के लिए एक पावर आ जाती है। इसके बाद पार्लियामेंट की बात करें तो वो अपने फाइनेंशियल ऑर्डर्स दे सकते हैं कि कैसे किस तरीके के मनी बिल्स को हम रिजर्व कर सकें, स्टेट्स के लिए हम किस तरीके से अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाएं। सेंटर एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्शंस दे सकता है स्टेट्स को। ऑल इंडिया सर्विसेज ऑफिशियली अपॉइंट किया जाता है सेंटर के द्वारा, बट उसे कंट्रोल किया जाता है अलग अलग स्टेट्स से, जैसे कि आप पीसीएस की चीज़ों को देखते हैं। जज ऑफ हाई कोर्ट्स उन्हें अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा आर्टिकल 217 के अंदर, और जो स्टेट्स हैं वो इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं करते हैं। अब देखिए हम बात करेंगे कि जो आपका संविधान बना है उसमें कौन कौन से सोर्सेज लिए गए। तो फटाफट से हम इन सभी चीज़ों को देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो आपको पता है मैंने पिछले पार्ट में भी बताया था कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्ट 1935 में आया था वहाँ से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हमने फीचर्स के रूप में अपने करंट संविधान में अडॉप्ट की, जिसमें कि हमने फेडरल स्कीम को अपनाया। गवर्नर का ऑफिस होगा, जुडिशरी होगी, पब्लिक सर्विस कमीशंस होंगे, इमरजेंसी किस तरीके से लगाई जाएंगी या एडमिनिस्ट्रेटिव जितनी भी डिटेल्स हैं उन सभी को हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से सीधा सीधा उठा लिया। उसके बाद ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की अगर मैं बात करूं तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैसे होगी वो हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। रूल ऑफ लॉ यहाँ पर होगा, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर होगा, सिंगल सिटीजनशिप जो भी हमने लिया है वो भी हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। कैबिनेट सिस्टम होगा और उसको साथ साथ हम वहाँ पर रिट्स भी देखते हैं। रिट्स के बारे में हम आगे भी डिस्कस करेंगे। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस या फिर बाइकैमरलिज्म भी यहाँ पर हमें ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो करना हुआ। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से हमने फंडामेंटल राइट्स लिए, जुडिशरी की इंडिपेंडेंस, जुडिशियल रिव्यू, इम्पीचमेंट अगर प्रेसिडेंट का करना हो, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस का निकालना या फिर वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट, ये सभी चीज़ें हमने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो करी हैं। उसके बाद इरिश कॉन्स्टिट्यूशन पर हम आते हैं। डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये हमने इरिश कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि आयरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन भी हम इसे बोल सकते हैं। नॉमिनेशन जो मेंबर्स का होता है राज्यसभा में
कि उनका प्रेसिडेंट के इलेक्शन में किस तरीके का मेथड रहना है, ये सभी हमने इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है। कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने कि जो फेडरेशन है यानी कि जो आपका सेंटर है वो उसका एक स्ट्रॉन्ग रहना, वो आपने कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से उठाया है। जो रेजिडुअरी पावर्स होती हैं वो सेंटर के पास रहेंगी, वो आपने यहाँ से लिया है। स्टेट गवर्नर्स की नियुक्ति, उसके बाद जो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन होता है सुप्रीम कोर्ट का, वो भी हमने कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया है, कॉन्करेंट लिस्ट। जैसे आपको पता है ना, सेंटर स्टेट और एक कॉन्करेंट लिस्ट होती है जहाँ पर सरकार और स्टेट दोनों के ही इक्वल अधिकार होते हैं। वो लिस्ट का जो प्रावधान है वो ऑस्ट्रेलियन संविधान से हमने लिया है। ट्रेड में फ्रीडम, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, जॉइंट सिटिंग दोनों हाउसों की, वो हमने ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है। जर्मनी कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या किया है, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, कि भाई अगर हमारे यहाँ पर इमरजेंसी लगी है तो वहाँ पर आपके फंडामेंटल राइट्स अगर सस्पेंड होंगे तो वो हमने जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। यूएसएसआर सोवियत यूनियन से हमने क्या लिया है, फंडामेंटल ड्यूटीज़, द आइडिया ऑफ जस्टिस, प्रियम्बल के अंदर जो भी आपको चीज़ें दिखती हैं। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से हमने रिपब्लिक एंड द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, जो कि प्रियम्बल आपको देखने के लिए मिलते हैं। साउथ अफ्रीका से हमने अमेंडमेंट किस तरीके से हो कॉन्स्टिट्यूटिंग चीज़ों का, इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा किस तरीके से हो, ये हम सबने साउथ अफ्रीका से लिया। जापान से हमने क्या लिया कि भाई आप अपना प्रोसीजर किस तरीके से सेटअप करेंगे लॉ से रिलेटेड, बाई लॉ, तो हमने कहाँ से लिया है, जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से। उसके बाद हम देखिए बात करते हैं पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपको पता है कि हमारा भारतीय संविधान अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे पहले पार्ट की। तो इसके अंदर आता है आपका यूनियन और उसकी टेरिटरी। दूसरे पार्ट में आपको सिटीजनशिप देखने के लिए मिलता है, फिर आपका फंडामेंटल राइट्स आता है, फिर उसके बाद आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आता है, फिर फंडामेंटल ड्यूटीज़ आती हैं, फिर पाँचवें पार्ट में यूनियन गवर्नमेंट की बात होती है, स्टेट गवर्नमेंट, फिर यूनियन टेरिटरीज, पंचायत, म्यूनसिपालिटीज़, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, ये सभी चीज़ें आपको देख लेनी है ताकि आपको आइडिया रहे। 10वें पार्ट में आपको शेड्यूल एंड शेड्यूल ट्राइब एरियाज मिल जाएंगे। 11वें में आपको रिलेशन यूनियन और स्टेट के बीच में कैसा हो, फिर फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स, ट्रेड, कॉमर्स, सर्विसेज जो कि यूनियन और स्टेट्स के अंदर आती हैं, वो आपका 14th पार्ट में आता है। उसके बाद ट्राइब्यूनल्स जो भी होते हैं, उसके बाद इलेक्शंस, उसके बाद स्पेशल प्रोविजंस, ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज देखिए आपका आता है 18वें पार्ट में, 17वें पार्ट में, ठीक है। उसके बाद 18th में आपका इमरजेंसी जो प्रोविजंस होते हैं, ये सभी चीज़ें अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में जो आता है वो आपका 20th पार्ट में आता है, और उसके बाद आपका 21st और 22nd ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद देखिए अगर हम डील करने की बात करें, जो आपका आर्टिकल्स को अगर हम यहाँ पर लेते हैं तो आर्टिकल 1 आपका डील करता है नेम टेरिटरी का किस तरीके से रखा जाए, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स एंड जो भी ऑल्टरेशन एरियाज बाउंड्री या फिर उनके एग्जिस्टिंग नेम में कोई भी चेंज करना हो, वो हम आर्टिकल 1(3) से रिलेटेड करते हैं। अगर हम इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात करते हैं तो वो आपका यहाँ पर 14वें आर्टिकल तक आता है। 15वें आर्टिकल में ये आपका है, तो ये सभी आर्टिकल आप देख लीजिए। 16 में आपका मैटर पब्लिक एम्प्लॉयड से रिलेटेड, अबॉलिशन अनटचेबिलिटी, यहाँ से आपका सवाल बन जाता है। टाइटल्स का अबॉलिशन 18वां हो गया। सर्टेन राइट्स के रिगार्डिंग अगर प्रोटेक्शन की बात हो तो 19वें आर्टिकल में आता है। तो ये सभी आर्टिकल आप यहाँ पर एक एक करके पॉज करके देख लीजिए यहाँ पर, वरना हमें बहुत टाइम लग जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। एक बार आप अगर निगाह मार लेंगे ना तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी और आपको ये पता चल जाएगा कि ठीक है ये चीज़ें यहाँ से आ सकती हैं। तो एक बार आप यहाँ पर इन्हें देख सकते हैं। पॉज करके आप एक एक करके पढ़ लीजिए, या फिर आप मेरे ख्याल से जो भी आप बुक फॉलो कर रहे होंगे वहाँ पर भी आपने ये सभी चीज़ें तो देखी ही होंगी। तो देखिए शेड्यूल्स की तरफ हम आते हैं। तो पहले शेड्यूल्स की बात करें तो यहाँ पर मेरे ख्याल से आपको यहाँ पर भी मुझे बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, एक बार पढ़ लीजिए पॉज करके, क्योंकि रिवीजन आपको करना है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, एक एक करके आप इन्हें सभी को पढ़ सकते हैं। उसके बाद 9th, 10th, 11th और 12th, इन सभी के अंदर जो भी चीज़ें होती हैं एग्जाम में आपका कहीं से भी सवाल पूछ लेते हैं कि भाई आपसे पूछ लिया जाएगा कि जो एक्ट्स और रेगुलेशंस होते हैं वो कौन से शेड्यूल में रखे गए हैं। तो आपको यहाँ पर अगर आइडिया होगा तो एटलीस्ट आप दिमाग में एक पिक्चर बना पाएंगे कि ठीक है यहाँ से ऐसे लिया गया है। तो ये थी हमारी वीडियो जो सेकंड पार्ट था। मैं फटाफट से, मैं थोड़ा लेट हो गया, बट आपको अगर इसे पसंद आपको आती है तो आप इसे लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, घंटी दबानी है और चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। नोटिफिकेशन और करंट अफेयर्स की पोस्ट को देखने के लिए आपको टेलीग्राम का पेज जरूर ज्वाइन करना है, जहाँ पर मैं रेगुलर वीडियो आपको प्रोवाइड करता हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।